लिख लेगा बाबू। देखिए बाबू, क्या हम लोग पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश। देखो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, समझे ना बात। ध्यान रखिएगा कि पुष्पभूति वंश को ही वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक ना। देखिए तो अब ध्यान दीजिए आप लोग कि देखो गुप्तों के पतन के बाद 6ठी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी बाबू, 6ठी शताब्दी में जब क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य की पतन होती है, बात है ना। तो वो शताब्दी कौन सा होता है, 6ठी शताब्दी होता है। उसमें बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उसी समय जब ये घटना चल रही है तो उसी समय क्या होता है, वो भारत के पश्चिमी भाग में, किस भाग में, पश्चिमी भाग में एक विशाल साम्राज्य का उदय होता है जो हमारे इतिहास में किस वंश के नाम से, पुष्पभूति वंश के नाम से प्रसिद्ध होता है, समझना बात, या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, समझना। देखिए अब देखिए बात है वो कि क्या है कि इस पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन होते हैं भाई। ये जब वंश है तो इसका भी बाबू कोई स्थापना किए होंगे, ठीक ना। तो इस पुष्पभूति वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक होते हैं पुष्पभूति ही होते हैं। कौन होते हैं आप, पुष्पभूति ही। तो पूछेगा एग्जाम में कि पुष्पभूति वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्पभूति ही किए थे, समझ ना। चलिए इन्होंने तो स्थापना कर दिया इसका। अब हम आकर देखते हैं यहाँ कि देखो तो कि राजधानी कहाँ ये बनाते हैं, तो थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाते हैं। थानेश्वर है कहाँ, हरियाणा में है, ठीक ना। अब इसके प्रमुख शासक कौन होते हैं, प्रभाकर वर्धन होते हैं, ठीक ना। आई प्रभाकर वर्धन होते हैं, इनकी विवाह होता है यशोमती से। किनसे विवाह होता है, यशोमती से। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती से क्या होता है कि 3 संतान जन्म लेते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एक लड़की होती है, 2 लड़का होते हैं, समझे ना। तो पहला है अब राजवर्धन, दूसरे हैं हर्षवर्धन और राजश्री, समझे ना बात। अब देखिए क्या होता है कि अब देखो बाबू, ये तो राजवर्धन हो गए, हर्षवर्धन हो गए, राजश्री हो गए ना। अब देखिए क्या होता है कि बाबू किसी भी वंश का इतिहास की जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त होती है, तो कोई भी वंश है ना बाबू, उसके इतिहास की जानकारी। देखिए बाबू, अगर आप कोई भी चीज़ कह देते हो और उसमें कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, तो आपकी दंत कथाएं मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी, दंत कथाएं। लेकिन वहीं जब बाबू क्या होगा कि उसके साथ आप साक्ष्य दे दोगे, प्रमाण दोगे, नहीं ये बात हुआ था, तो वो इतिहास बन जाती हैं। क्या बन जाएंगी, वो इतिहास मानी जाएंगी, समझे ना बात। ऐसे मान लो कोई कहानी कह दिए कि नहीं ये थे वो थे, तो वो अब कुछ नहीं होगा, वो कहानी ही बनकर रह जाएगी, चाहे कितना वो सत्य घटना क्यों नहीं हो, ठीक ना, क्योंकि आपने कोई साक्ष्य तो नहीं दिया ना। तो इसीलिए वो क्या है कि इस वंश का, वो देखो कोई भी वंश को जानने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी वंश हो, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ वो इतिहास मतलब कुछ वो साहित्यिक स्रोत होते हैं, नहीं कुछ क्या है वो मतलब अभिलेख हैं, बात है ना। तो वैसे ही हमारे ये जो पुष्पभूति वंश है, इसके भी जानने के लिए कुछ साहित्यिक स्रोत हैं और कुछ बहु अभिलेख भी हैं, बात है ना। देखिए अब देखिए तो क्या है कि इस वंश का इतिहास की जानकारी मिलती कहाँ से है, बाणभट्ट की हर्षचरित से। किससे मिलती है वो, बाणभट्ट की हर्षचरित से और कादम्बरी से। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसका लिखा हुआ है, तो बाणभट्ट का लिखा हुआ है। मतलब बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे बाबू, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और यहाँ से बाबू क्या होता है, इस वंश का इतिहास मिलता है, हर्षवर्धन के बारे में पूरा इतिहास यहाँ से मिलता है, समझे ना बात। देखिए कलहड़ की राज तरंगणी, बात ना, आप जानते हो ना कि राज तरंगणी में क्या है, कश्मीर के राजाओं के बारे में इतिहास लिखा गया है, राज तरंगणी नहीं। तो इसमें भी क्या होता है कि मतलब वर्धन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक ना। अब देखो वेनसोंग तो आप लोग जानते हो कि वेनसोंग जो है बात है ना, किसके दरबार में आया था, भारत किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक ना। तो इसने लिखा है CU की, क्या लिखा है वो, CU की लिखा है, ठीक ना। अब देखिए वो क्या है कि सबसे पहले देखते हैं CU की, मतलब इसने भारत का आंखों देखा हाल लिखा था। क्या लिखा था, आंखों देखा हाल। तो ये जब आया था उस समय यहाँ का राजा कौन था, वो हर्षवर्धन थे। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो CU की है बाबू, इस किताब से जो है किसका वो जानकारी मिलेगा, वर्धन साम्राज्य की जानकारी मिलेगी, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, वेनसोंग को नीति का पंडित नहीं, द्वितीय शाक्य मुनि, ठीक ना। और क्या कहा जाता है वो, यात्री के राजकुमार कहा जाता है, ठीक ना। याद किया कि वेनसोंग को क्या कहता है तो बाबू, ये तो देखिए क्या कहता है, नीति का पंडित, नीति का पंडित लिख लीजिए लो, नीति का पंडित नहीं, शाक्य मुनि मतलब द्वितीय शाक्य मुनि। प्रथम कौन थे, बुद्ध थे। प्रथम शाक्य मुनि कौन थे, बुद्ध थे, ठीक ना। द्वितीय शाक्य मुनि और यात्री का
और यात्री का राजकुमार, और यात्री का राजकुमार। बात समझ है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय, ये कौन है बाबू? पुलकेशिन द्वितीय है। इसके एहोल अभिलेख से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, हम लोग देखेंगे बाबू। इस अभिलेख से ये मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बाबू? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। समझ ना बात? इसी बारे में जानकारी यहाँ मिलती है एहोल अभिलेख से। तो पूछता है कि एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग। देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ समझते हैं कि भारत में स्थिति क्या था ना। देखिए क्या था कि ये जो गुप्त साम्राज्य, तो आप लोग जानते हो पूरे भारत में था गुप्त साम्राज्य, कि वो विशाल साम्राज्य था, केंद्रीय सत्ता था, वो छोटे छोटे राज्य तो था नहीं, बात ना। जब वो पतन हो जाता है तो बहुत सारे आप देखते हैं कि वो क्या है कि छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं ना, उदय होता है उन लोग का। उसी में से वो क्या होता है कि एक साम्राज्य उत्पन्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्धन वंश कहते हैं, या वर्धन साम्राज्य कहते हैं, या पुष्यभूति वंश कहते हैं। तो देखो वो इसकी उत्पत्ति होती क्या है? देखिए हम लोग क्या भारत के पश्चिमी भाग में, तो ये भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग है। तो यहाँ क्या होता है अब कि थानेश्वर में ना, यहाँ अब किसका होता है? वर्धन साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक ना। किसका अब? वर्धन साम्राज्य की यहाँ स्थापना होती है। और ये थानेश्वर है कहाँ? हरियाणा के पास है। थोड़ा सा समझना, सब बस एकदम याद हो जाएगा ना। देखिए यहाँ होती है। अब देखो क्या होता है कि पुष्यभूति ने बाबू क्या हुआ कि इस वंश की स्थापना की है ना। लेकिन हम आते हैं देखते हैं बाबू क्या? प्रभाकर वर्धन। इस वंश का इतिहास की जानकारी सबसे बढ़िया अब क्या होता है, मतलब प्रभाकर वर्धन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्रभाकर वर्धन। अब देखो बाबू ये भाग मध्य एशिया का है, ये भाग क्या है? मध्य एशिया का है। यहाँ से हुणों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। कौन बाबू? हुणों ने। और उस आक्रमण को रोका कौन? तो प्रभाकर वर्धन ने रोका। कौन रोका? वो प्रभाकर वर्धन ने। इसलिए वो ये प्रमुख शासक हो गए। कौन हो गया? वो ये प्रमुख शासक हो गए। मतलब इस वंश का वो क्या है कि भारत के मतलब संपूर्ण भारत के पटल पर ना मतलब नाम अंकित करने वाले कौन हो गए? प्रभाकर वर्धन हो गए। समझे ना बात? किनका आक्रमण हुआ था? तो हुणों का। पूछेगा क्या? हुणों को आक्रमण से भारत को किसने बचाया था? कौन सा वर्धन वंश था? तो प्रभाकर वर्धन था। क्लियर? अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिर यहाँ पढ़ रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती से, नहीं, और इनसे क्या होता है कि 3 गो संतान की प्राप्ति होती है, बतना, जिनमें क्या होते हैं अब? एक क्या होती है? पुत्री होती है, बाकी 2 गो पुत्र होते हैं। सबसे बड़े राजवर्धन होते हैं। कौन होते हैं? राजवर्धन। उसके बाद कौन होते हैं? हर्षवर्धन होते हैं। यहाँ समझ के फिर हम लोग यहाँ समझ लेंगे ना। अब क्या होता है अब कि ये जो राजश्री हैं इनका शादी जानते हो कहाँ होता है? ग्रह वर्मा से होता है, कनौज के शासक, नहीं, कनौज के शासक ग्रह वर्मा जो होते हैं उनसे शादी होती है राजश्री का। ये मखौरी वंश के होते हैं। किस वंश के होते हैं? और ये कनौज कहाँ है? उत्तर, ये सीमा क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा है ना जी। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? कनौज है। और यहाँ का मखौरी वंश क्या होते हैं आबू? के शासक ग्रह वर्मा होते हैं जो। तो इनसे क्या होता है आबू कि शादी होती है किनकी? राजश्री की होती है, नहीं। अब क्या होता है कि देखो ये कनौज है ना, और यहाँ देखो मालवा है, ये मध्य प्रदेश का भाग है ना जी। तो यहाँ होता है देवगुप्त। यहाँ कौन होता है? देवगुप्त। मतलब मालवा नरेश देवगुप्त यहाँ होता है। ये क्या होता है? इसका दुश्मन होता है। ये पलखत पाकर क्या करता है कि यहाँ अटैक कर देता है, यहाँ अटैक कर देता है। समझे ना बात? जब ये अटैक करता है तो ग्रह वर्मा का मतलब जब वहाँ आक्रमण ये करता है तो भाई ग्रह वर्मा भी लड़ेंगे ना भाई, उनके बात ना। लेकिन बाबू क्या करता है कि ग्रह वर्मा का वध कर देता है, नहीं। अब वध करके बाबू इनकी पत्नी कौन होती है? राजश्री होती है, जो हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन होती है, नहीं। उनको ये कैद कर लेता है। कौन बाबू? देवगुप्त, नहीं। अब खुद सोचो, ये देख रहे हो ना कि विशाल साम्राज्य है, ये कमजोर तो है नहीं, पता ना। जब ये बात मालूम चलती है राजवर्धन की, और राजवर्धन क्या होता है? राजा बने रहते हैं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के मरने की मृत्यु के बाद कौन राजा बनते हैं? बड़े पुत्र राजवर्धन बनते हैं। और ये उस समय राजा मतलब तत्कालीन राजा बने रहते हैं। समझे ना बात? जैसे ही ये बात इनको बाबू मालूम चलती है राजवर्धन को, तो किसी को खिस भरेगा। इनकी एक ये बहन थी और ये राजकुमारी भी थी, पता ना। तो खुद सोचो बाबू, जब इनको ये पता चलता है तो ये कहाँ से चल देते हैं? थानेश्वर से चल देते हैं। कहाँ? कनौज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये आक्रमण जब कनौज पर किया है तो बाबू जब कनौज के राजा मारा गया तो कनौज इसके अधिकार में आ जाता है, नहीं। ये तो सही, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो राजा जीतेगा उसका सब साम्राज्य हो जाएगा, ठीक ना।
और जैसे ही बात बाबू यहाँ ये चलते हैं, यहाँ कहाँ कनौज पहुँचते हैं और किसको बाबू देवगुप्त को मार देते हैं, ये देवगुप्त को मार देते हैं और राजश्री को मुक्त करा लेते हैं, राजश्री को मुक्त करा लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि बाबू इनके पास क्या था कि बाबू ये मरले है किनको बाबू, इनके बहनों ही को ना मरले है ये, तो बाबू इनके पास प्रथम क्या था कि इसको मार कर और अपनी बहन की संरक्षण दें, ठीक ना। यही ना एक भाई का भी कर्तव्य होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये बाबू और ये काम क्या होता है कि खूब बढ़िया से ये कर देते हैं राजवर्धन जाकर, मतलब देवगुप्त का बाबू हत्या कर देते हैं और राजश्री को मुक्त करा लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, देखो बंगाल है, ये क्या है, बंगाल है। और देखो लड़ाई कहाँ हो रही है, लड़ाई यहाँ हो रही है ना। ये जो होता है शशांक, इसका दोस्त होता है, क्या होता है, इसका दोस्त होता है, ठीक ना। तो ये होता है वो, ये क्या करता है कि ये पलखत पाकर धोखे से, ये क्या होता है, धोखे से जाकर राजवर्धन का हत्या कर देता है और कनौज पर फिर अधिकार कर लेता है कि देखो कनौज का ये भी शासक मारा गया, नहीं कनौज का ये भी शासक मारा गया और राजवर्धन भी मारे गए। मारा कौन, गौड़राज शशांक मारा, नहीं ये वही शशांक है जो शैव मतालंबी है और गाया में बौद्ध वृक्ष था ना, अब उसको विनष्ट करवा दिया था। ध्यान रखिएगा, ये गाया पूछता है कि बौद्धि वृक्ष का किसने बाबू विनष्ट किया था, तो आप लोग नोट कर लीजिए, गौड़राज शशांक ने। नहीं, बौद्धि वृक्ष जो है ना गया में, आप लोग बुद्ध का जो वृक्ष था तो उसको किसने नष्ट किया था, शशांक ने। और किस बाबू मतालंबी था, तो शैव मतालंबी था, मतलब शंकर का भक्त था ये ना। लिखिए लोग, लिख ले लो आप लोग कि मतलब क्या, बौद्धि वृक्ष को विनष्ट किसने किया था, तो गौड़राज शशांक ने। बौद्धि वृक्ष का विनष्ट किसने किया था, वो गौड़राज शशांक ने। और ये शैव मतावलंबी था, क्या था वो, कौन सा, शैव मतावलंबी था, मतलब शिव का भक्त था ये, समझे ना बात। चलिए लिख लिया आप लोग। अब क्या होता है अब कि यहाँ ये पलखत पाकर किसको मारता है, राजवर्धन भी मारे जाते हैं। ये अब देखो तो राजवर्धन भी मारे गए, तो यहाँ कौन बच गए हैं, हर्षवर्धन बच गए। और ये उस समय इनकी उम्र होती है 16 वर्ष। नहीं, जैसे ये बात पता चलती है कि वो बताओ तो कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, क्या हुई है बाबू, इनके बाबू पाहुन जो है, मतलब क्या है, बहनोई जो है बाबू, वो भी मारे गए हैं ना, वही जो भी हो। अरे हम लोग की अपनी भाषा है, कहाँ हंस रहे हैं आप लोग। तो वो भी क्या हुए, मारे गए हैं। और बाबू उसके पश्चात भी क्या हुआ, इनके बड़े भाई भी मारे जा चुके हैं। तो अब समझ लो कि इनका नाम शिलादित्य भी है। क्या नाम है, याद रख लो, हर्षवर्धन का एक नाम शिलादित्य भी है, लिख लीजिएगा, हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य भी है ना, लिख लिया आप लोग। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य भी है, वही बात ना। देखिए जैसे ही बाबू शिलादित्य नहीं, मतलब हर्षवर्धन को ये बात मालूम चलती है, तो क्या होता है, इनका पारा गर्म हो जाता है। किसी का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये चल देते हैं कहाँ से बाबू, है थानेश्वर में ना है अभी, पता ना, यहाँ से चलते हैं कहाँ बाबू, कनौज की तरफ, क्योंकि बाबू सब यही हो रहा है। मतलब कनौज पर अब शासक कौन बन गया है, शशांक बन गया है। और यहाँ आते हैं ये, तो आकर क्या करते हैं, शशांक का वध कर देते हैं और अपनी बहन को मुक्त करा लेते हैं ना। यहाँ बहुत सारे कथाएं होती हैं। वो क्या कि कथा है कि जैसे ही बाबू ये शशांक जब क्या होता है बाबू, मतलब ये जो हैं कौन, ग्रहवर्मा, इनकी जब मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है ना, तो उस समय इनकी जो बहन होती है वो क्या करती हैं, वो भाग जाती है, वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए ना। तो अब वहाँ से जब वो भागती हैं उस तरफ बाबू, तो फिर ये कथा भी आता है कि जैसे ही राजवर्धन जब पहुँचते हैं, कौन बाबू, हर्षवर्धन पहुँचते हैं कनौज में, आज जब बाबू किसका, शशांक का वध कर देते हैं, तो अपनी बहन को खोजते हैं, तो मालूम चलता है कि बहन यहाँ नहीं है। तो फिर बाबू क्या होता है कि वो पहुँचते हैं, तो मालूम चलता है जंगल में है बात ना। तो जब वो पहुँचते हैं उस समय उनकी बहन आत्महत्या करने जा रही होती है ना। ये एक दंत कथा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कथा के तौर पर है, समझ ना बात। तो अब क्या होता है अब कि जब इतना ये काम कर लेते हैं, तो अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाते हैं, कनौज बना लेते हैं। कौन बनाते हैं बाबू, हर्षवर्धन। तो पूछता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कनौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, कनौज में बनाई थी, ठीक ना। अब देखिए वो क्या होता है कि अब यहाँ से ये सत्ता अपना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है बाबू कि ये बढ़ते हैं किस तरफ, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं अपनी राज विस्तार करने के लिए। तो नर्मदा नदी के तट पर बाबू इनका भिड़ंत होता है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक ना। किससे, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। इसकी जानकारी मिलती है एहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से, ठीक ना। जैसे ही पहुंचते हैं तो नर्मदा नदी तट पर बाबू दोनों में युद्ध होने लगता है, बात है ना। इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और बाबू कौन जीत जाता है,
पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। तो पूछता है क्या कि ऐहोल अभिलेख में क्या वर्णन है, तो देखो तो पुलकेशिन द्वितीय और राजवर्धन मतलब हर्षवर्धन का युद्ध, जिसमें हर्षवर्धन की क्या होती है, पराजय होती है। तट क्या होती है, नर्मदा नदी के तट होती है। तो ये ध्यान रहेगा ना आप लोग को इतना। तो इस देखो यही कहानी है किसका बाबू, इस वंश का, ठीक ना। मतलब कौन से वंश का बाबू, पुष्यभूति वंश का। और ये जो हम लोग कहानी अभी मतलब जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ये इतिहास कब के पढ़ रहे हैं, प्रभाकर वर्धन का समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो वो क्या है, पुष्यभूति ने यहाँ स्थापना कई वे किए थे नहीं। अब देखिए हम आते हैं यहाँ इस तरफ ना। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि नीति के पंडित किसे कहा जाता है, तो हेनसोंग को कहा जाता है ना। अब देखिए ये भी हम लोग देख लिया हो कि राजश्री का विवाह किससे होता है, कनौज राजा मखौरी वंश के ग्रहवर्मन से होता है। ग्रहवर्मा कर लीजिएगा लोग, ग्रहवर्मन भी मिलेगा आपको, ग्रहवर्मा के साथ होता है ना। अब देखो क्या होता है कि अभी हम लोग पढ़े कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा के क्या कर देता है, हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। पढ़े ना अभी हम लोग। अब देखिए क्या होता है, इससे क्रुद्ध होकर कोई भी किस लेगा, इससे क्रुद्ध होकर राजवर्धन देवगुप्त का हत्या कर देते हैं और अपने बहन को क्या करते हैं, वो मुक्त कराने की कोशिश, मतलब मुक्त करा लेते हैं। जब वो हत्या हो गया तो मुक्त करा लेते हैं। और गौड़ राज शशांक बाबू धोखे से क्या करता है, राजवर्धन की हत्या कर देता है नहीं। अब 606 ईस्वी में राजा बनते हैं कौन बाबू, हर्षवर्धन, जिन्हें शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिलादित्य भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि ये हर्षवर्धन जो है बाबू, देखो एक बात और ध्यान रखो कि हर्षवर्धन से पहले जितने राजा हुए वो सब लोग शैव और सूर्य के पुजारी थे। किसके उपासक थे, शैव और सूर्य के। और ये हर्षवर्धन भी बाबू क्या था कि अपने मतलब परंपरा के अनुसार शिव का महान भक्त था। किनका भक्त था, ये शिव का महान भक्त था। जैसे ही क्या होता है कि देखिएगा कि हेनसोंग आता है यहाँ हर्षवर्धन की दरबार में, और हेनसोंग के बाबू जैसे ही ये क्या होता है सन्निकट आते हैं, मतलब हेनसोंग के बाबू मतलब क्या होता है कि जैसे ही इनको हेनसोंग से मुलाकात होती है तो उसके प्रभाव में आकर ये बौद्ध मतावलंबी हो जाते हैं। कौन मतावलंबी हो जाते हैं, बौद्ध मतावलंबी होते हैं, मतलब बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे ना। देखिए उस समय इसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। कितने वर्ष थी बाबू, 16 वर्ष थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर देते हैं। हम लोग जान गए कि हर्ष ने किसको बाबू, शशांक को पराजित कर दिए नहीं। कनौज को जीत लेता है और अपनी बहन को भी मुक्त करा लेते हैं ना। देखिए अब तो कनौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो हम लोग पहले ही बाबू पढ़ लिए कि बाबू युद्ध, सब युद्ध कहाँ हुआ है, कनौज में हुआ है ना। तो देखो कनौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं ये। अब देखो तो क्या है कि हर्ष जो थे बाबू एक महान योद्धा थे। क्या थे, महान योद्धा। तो बहुत बड़े उद्भट विद्वान भी थे। क्या थे बाबू, ये उद्भट विद्वान भी थे। तो इतिहास में आता है क्या बाबू कि इनके 3 रचनाएं भी मिलती हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऐसे इतिहासकार कहते हैं क्या कि कोई कभी कोई ये क्या किए थे, पैसा देकर इसको लिखवा लिए थे अपने नाम से ना। तो खैर उसका वैसा कुछ है नहीं। जब भी आपको आएगा कि प्रदर्शिका किसने लिखा था तो आपने कहिएगा हर्ष ने, नागानंद किसने लिखा था तो हर्ष ने ना, और रत्नावली का लेखक कौन है वो, तो हर्ष ने ना। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये उद्भट योद्धा ही नहीं, उद्भट विद्वान भी थे। समझना बात, ये एक बाबू योद्धा ही नहीं, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान आदमी थे। समझना बात। देखो इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पता ना पूछता है क्वेश्चन कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन थे। लेकिन इतिहासकारों ने माने हैं क्या हो कि न तो ये पूरे भारत का, अब ये पूरे भारत पर हैं नहीं ना, तो न तो ये पूरे भारत के राजा थे और ना ही अंतिम हिंदू सम्राट ही। बात है ना, ये न तो पूरे भारत का राजा थे ना ही अंतिम हिंदू सम्राट हैं। क्यों बाबू, ये हिंदू थे। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि शुरू में देखो बाबू है ना, देखो तो शुरू में ये शैव और सूर्य के मतावलंबी थे, मतलब उपासक थे। लेकिन बाबू बाद में ये बौद्ध मतावलंबी हो जाते हैं। कब कैसे बाबू, हेनसोंग के प्रभाव में आकर, हेनसोंग के प्रभाव में आकर ये बौद्ध। तो आप बताओ, तो इनको हम अंतिम हिंदू सम्राट कह सकते हैं हम लोग, नहीं ना कह सकते हैं ना। तो लिखने में ये बड़ी काम करता है, ध्यान रखिएगा लोग ना, कि हम लिख सकते हैं कि देखो यहाँ से यही ना शासन इनका चल रहा है। यहाँ दक्षिण भारत में तो हार गए हैं ना, यहाँ से नहीं हार गए हैं। तो अब क्या पूरे भारत के सम्राट थे नहीं, और न ही हिंदू सम्राट थे, क्योंकि ये तो बौद्ध हो गए हैं, दिख रहे हैं ना। तो ये कहना गलत है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो आप कहिएगा हर्षवर्धन, ठीक ना। चलिए लेकिन देखिए बाबू, यह तो हम लोग पढ़ लिया, शुरू में क्या थे, सूर्य और पता ना, बाद में बौद्ध बने हैं। और जैसे ही बौद्ध बने हारना शुरू हो गया है। देख लीजिए वो बात, यही बात है वो है ना, देखिएगा ठीक ना, देख रहे हैं ना।
यहाँ से बन गया है और इनका हारना शुरू हो गया है ना। देखो तो हर्ष कनौज में विभिन्न धर्मों का विशाल सभा का आयोजन करवाते थे। देखो इस बात से ये मालूम चलता था कि हर्ष बाबू जो थे मतलब धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव का बाबू क्या मतलब भाव था इनके पास, मतलब समान भाव से सभी धर्म को देखते थे, मानते थे ये ना। देखो तो इसीलिए ना कनौज में विभिन्न धर्मों का विशाल सभा का आयोजन करवाए थे। कौन बाबू करवाए थे? तो हर्षवर्धन ने। हर्ष वही है, हर्षवर्धन ही है ना। देखिए प्रत्येक 5 वर्षों में, कितने वर्ष बाबू? 5 वर्षों में प्रयाग के संगम पर, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की संगम है ना, तो संगम पर एक समारोह का आयोजन करवाते थे नहीं, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्षीय परिषद। जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्षीय परिषद कहा जाता था नहीं। ये कौन बाबू? ह्वेन-सांग ने बाबू खुद अपने लिखा है कि हम बाबू खुद इसके 6वें महामोक्ष परिषद में हमने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? वो ह्वेन-सांग ने। तो पूछेगा कि ह्वेन-सांग कौन से बाबू महामोक्ष परिषद में भाग लिया था? तो 6वें महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। बात समझिए ना आप लोग। तो देखिए अब हम देखते हैं बाबू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो पूछता है कि बौद्ध वृक्ष को किसने बाबू विनष्ट किया था? तो शशांक ने। ये कौन सा मत का था बाबू? तो शैव मतावलंबी था, मतलब शंकर का भक्त ना। चलिए आप देखो तो बाबू ये मालवा नरेश जो देवगुप्त है ये किसको पराजित किए थे बाबू? तो कनौज के मखौरी वंशीय ग्रह वर्मा का पराजित किए थे नहीं। और ये ग्रह वर्मा से बाबू किनकी शादी हुई थी? तो राजश्री की शादी हुई थी नहीं। राजश्री हर्षवर्धन और राजवर्धन ये भाई बहन है लोग नहीं। और किनकी बाबू लड़के हैं लोग? प्रभाकर वर्धन की लड़के हैं लोग नहीं। इनकी माता का नाम क्या है इन लोग का? यशोमती है, मतलब प्रभाकर वर्धन की वो पत्नी है। समझे ना बात। और ध्यान रखिएगा यहीं से ये पुष्पभूतीय वंश था। जब ये राजा जब आए बाबू और इनके प्रभाव से ये इस राज का विस्तार होने लगा, ये राज विख्यात हो गया, उसी समय से इसका नाम पड़ा है वर्धन वंश नाम पड़ा है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान देना होगा प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश एक ही है, एक ही चले हैं लोग ना। लेकिन बाबू क्या हुआ कि बाद में यही पुष्पभूति वंश क्या हुआ है कि यहाँ से वर्धन वंश बन जाता है। कौन सा वंश बन जाता है? वर्धन वंश बन जाता है। ध्यान रहेगा ना बात। ये ऐसे पूछ देगा कि पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बोल दिया पुष्पभूति थे, लेकिन वर्धन वंश के वो प्रभाकर वर्धन ही थे ना। समझे ना बात। ये बात को आप लोग ध्यान रखे रहिए लोग ना। तो अब बताइए आप लोग को बाबू, देखिए कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप अगर ग्राफ देख ले रहे हो तो आपको वो टोटल याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। इस ग्राफ में पता सब है नहीं है, नहीं है। तो यहाँ से क्या है? ये पश्चिमी भारत है ना। यहाँ से क्या है? हुड़ों ने आक्रमण किया नहीं, उसको रोका कौन? प्रभाकर वर्धन ने रोका नहीं। अब प्रभाकर वर्धन ने रोका वो, उसके बाद क्या हुआ कि इनकी बाबू जब क्या होती है कि अंत होती है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, तो राजवर्धन राजा बनते हैं। लेकिन राजवर्धन जैसे ही राजा बनते हैं बाबू तक सुनाई देता है क्या कि ग्रह वर्मा को बाबू, मतलब इनके जो ये बहनोई हैं ग्रह, मतलब ग्रह वर्मा, इनको बाबू कौन मार देता है? देवगुप्त मार देता है नहीं। अब वहाँ ये पहुँचते हैं तो पहुँच के उसका कत्ल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको मार देता है राजवर्धन। कौन मारता है? शशांक मार देता है। शशांक कौन मारते हैं? तो हर्षवर्धन मार देते हैं नहीं, जिनका नाम है शिलादित्य, जिनका नाम है शिलादित्य नहीं। अब ऐसे करते करते अब कनौज पर बाबू स्थिर शासन का हो जाता है। अब बाबू क्या होता है? एकदम स्थिर शासन। अब ये अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी तट पर बाबू चालुक्य वंशीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से इनकी युद्ध हो जाती है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय बाबू इसको पराजित कर देता है नहीं। यही ना इतिहास है। समझे ना बात। कोई दिक्कत है? चलिए